ma'am. Okay. Okay, good evening class. In today's class we will discuss articles, basic nuances. क्या आर्टिकल के क्या महत्व हैं, क्यों जरूरी है, और आपके एग्जाम में कम से कम 2 सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहते ही हैं, और नहीं भी हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल डिसाइड्स द करेक्ट यूसेज ऑफ योर ग्रामेटिकल एरर की आप कहाँ पर, हाउ यू कैन फाइंड आउट, कैसे आप पता लगा सकते हैं जो स्पॉटिंग एरर होता है, या एक दो क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं और उसमें आप मिस कर देते हैं। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स से संविधान वाले आर्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कहोगे 395 जो आर्टिकल्स है उसकी बात नहीं करेंगे और शेड्यूल की बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अंग्रेजी ग्रामर के आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विदाउट मेकिंग एनी डिले। क्योंकि ऑलरेडी मैं 15 मिनट लेट हूँ। तो आर्टिकल साहब, ये क्या हो गया जी? तो हर बार जो होता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मुझे इनसे दिक्कत हो जाती है। चलिए, जब आर्टिकल्स की बात करते हैं तो पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, व्हाट इज एन आर्टिकल? एक आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है? अब आर्टिकल किसे कहते हैं तो बड़े आराम से समझते हैं, एकदम ठीक से समझते हैं। आर्टिकल्स क्या होता है? तो पहला सवाल आपका ये हो गया कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स क्या है? ए एन और दा को, हिंदी में बीच में ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। कॉल्ड, सबको पता है, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। अब ए और आर्टिकल जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का ये डिटरमिनर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का डिटरमिनर होता है, जिसको आप डिटरमाइनर, कुछ लोग एक प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं ये। और डिटरमिनर क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम करता है मतलब एक प्रकार का ये एडजेक्टिव, या आप इसे कहिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको आप कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। एक सवाल तो यही बन गया कि आर्टिकल्स जो होता है ए और एन द जो होता है वो है क्या? वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वो श्रेणी होती है उसकी डिटरमिनर में रखते हैं। दरअसल होता क्या है, कहने का मतलब अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं हम नाउन्स के लिए। दैट्स वेरी सिंपल। कहने का मतलब अगर सेंटेंस में नाउन्स नहीं है तो आर्टिकल्स भी नहीं हो सकते। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इफ देयर इज नो नाउन इन अ सेंटेंस देन देयर कैन बी नो आर्टिकल। बहुत क्लियर कट फॉर्मूला है कि अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स भी नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रयोग क्या होता है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके लिए किया जाता है प्रयोग? नाउन के लिए। और अगर उसमें नाउन है ही नहीं तो लग ही नहीं सकता। एक कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर हो गया आपका, ठीक है? तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमिनर होते हैं। डिटरमिनर क्या करते हैं? जो नाउन की भूमिका को निश्चित करते हैं, इवन अनिश्चित भी कर सकते हैं। और वो डिटरमिनर में एक कौन सा, अगर बहुत ज्यादा स्पेशल होंगे तो हम कहेंगे एक प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और आर्टिकल्स करता क्या है? सेंटेंस में नाउन है कि नहीं ये बात बताता है। अगर सेंटेंस में कोई नाउन है तो वहां पर आर्टिकल लगना ही है। अब कुछ शर्तें होती, कहां लगती हैं कहां नहीं लगती हैं, वी विल आल्सो डिस्कस दैट। बट अभी तो हम चर्चा करेंगे आर्टिकल्स क्या है, ए और एन द। अब आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल करता क्या है? ये नाउन की भूमिका को, इट मेक्स श्योर कि इफ देयर इज अ नाउन और नॉट इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में नाउन है कि नहीं है, ये बात आर्टिकल्स बताते हैं। और आर्टिकल्स के अगर हम प्रकार की बात करें, आर्टिकल्स के प्रकार की बात करें, जहां आपको इसके बाद इसकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, इसके बाद इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप उसमें मैंने करेक्शन करके दिया है, मतलब कौन सा एग्जाम्पल भी दिया है, तो आपको मिल जाएगी। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो होते हैं। अगर काइंड्स की बात करें हम, आर्टिकल्स दो हो गए। एक को हम इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं, एक को हम डेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक को हम डेफिनिट कहेंगे। अब इंडेफिनिट के तहत हम रखते हैं ए और एन को, और डेफिनिट के तहत हम रखते हैं दा को। ध्यान रहे, अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसको दा और दी दोनों पढ़ा जाता है। डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा इंफेसिस देते हैं तब हम दी ही पढ़ते हैं, और नॉर्मल वे में हम दा पढ़ते हैं। अगर कोई नाउन जिसकी शुरुआत वोवेल से शुरू हो रही है उसके पहले दी पढ़ते हैं,
जैसे फिल्म खत्म होती है तो हम दी एंड कहेंगे, द एंड नहीं कहेंगे। उसी तरीके से अगर किसी नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है तब हम दा पढ़ेंगे, ठीक है, द डॉग या द मैन, इस तरीके से जो भी हम करेंगे। तो ये तो प्रोनाउंसिएशन के इशू हुआ, हालांकि प्रोनाउंसिएशन हमें बहुत मैटर नहीं करना है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। ए और एन की बात जब करते हैं तो ए और एन जब कोई जैसे सेंटेंस में कोई नाउन, अगर मान लीजिए हम कहें, हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लो हम कहें रोहन हैज बुक, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि ये सेंटेंस में नाउन आया है, और जब सेंटेंस में नाउन रहता है तो उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगता है। ध्यान रहे, अगर सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, यहां पर और भी स्पेसिफिक होने के लिए, सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए अथवा एन लगेगा ही। ये सार्वभौमिक सत्य है। मान लीजिए नहीं लगा है, जैसे मान लीजिए रोहन हैज बुक, तो करेक्ट क्या होगा ये, रोहन हैज अ बुक। इसको दो तरीके से भी सही कर सकते हैं, या तो हम इसको प्लूरल कर देते हैं, रोहन हैज बुक्स, क्योंकि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगेगा। ये सेंटेंस यहां भी सही है, मतलब इसको हम या तो इसके पहले आ लगा के सही करते, या तो हम इसके पहले क्या कहते हैं, इसको प्लूरल करके करते। कहने का मतलब सेंटेंस में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो उसके पहले ए और एन लगेगा ही। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आई रिपीट, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, then it is always preceded by article a/n. If the same noun is repeated twice, thrice or so many times, then each time it will take the before it. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में पहली बार कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आई रिपीट, इट शुड बी सिंगुलर एंड इट शुड बी काउंटेबल। कहने का मतलब अनकाउंटेबल के पहले ए अथवा एन नहीं लग सकता है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके पहले ए और एन नहीं लगेगा। तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे हम। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल दैट यू कैन काउंट, जिसको आप गिन सकते हो, काउंटेबल हो, और वो कैसे हो, सिंगुलर हो, उसके पहले अगर सेंटेंस में आया है तो ए और एन लगेगा ही, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। और अगर उसी नाउन को हम दा का प्रयोग तो बाद में देखेंगे, पहले ए और एन का देख लेते हैं। अगर उसी नाउन को हम वाक्य में दोबारा लिखते हैं या तीसरी बार लिखते हैं या उसका कई बार रिपीटिशन करते हैं तो हर बार हम दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दा का मतलब होता है, दा मीन्स क्या होता है, दा मीन्स क्या होता है, आई नो विच वन। इसका मतलब होता है आई नो विच यू मीन। इसका मतलब ये होता है मुझे पता है कि कौन सा, मतलब जो पूर्व परिचित चीजें हो, जो पहले से आप जिसके बारे में जानते हो। जैसे अगर मान लीजिए सेंटेंस है, ही इज अ बिब्लियोफाइल, वह एक बिब्लियोफाइल है। तो यहां पर सेंटेंस तो ओके है, क्योंकि वो बिब्लियोफाइल है, ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं, वन हू लव्स बुक्स, a lover of books is called bibliophile. तो he is a bibliophile, वह बिब्लियोफाइल है। तो अगर हम सिर्फ इतना कर देते he is bibliophile, क्योंकि बिब्लियोफाइल एडजेक्टिव नहीं है, ये एक नाउन है, और नाउन जो है वो अगर वो सिंगुलर है और उसको गिन भी सकते हैं तो उसके पहले ए और एन लगेगा ही। he is a bibliophile सही होगा। अगर इसी तरीके से अगर हम कहें, मान लीजिए अगर यहीं पर मैं सेंटेंस लिखूं, I have been to the doctor, अब दोनों में अंतर देखिए, I have been to the doctor, I have been to a doctor, I have been to doctor। तो कहने का मतलब एक सेंटेंस तो सरासर गलत हो गया, ये सेंटेंस सही है नो डाउट, ये भी सेंटेंस सही है, बट मीनिंग में डिफरेंस है। आई हैव बीन टू द डॉक्टर,
मैं उस डॉक्टर से मिलकर आया हूं। कौन से डॉक्टर से? जिससे वो बात कर रहा है, द वन विच यू नो, उस डॉक्टर जिसके बारे में, जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी परिचित है। तो यहां पर डॉक्टर तो क्लियर है, कौन सा डॉक्टर, मतलब जिसके बारे में वो जानता है। लेकिन यहां पर आई हैव बीन टू अ डॉक्टर, मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास गया जिसको, आई हैव बीन टू अ डॉक्टर मतलब मैं एक डॉक्टर के पास से होके आ रहा हूं। वो डॉक्टर कौन है, नोबडी नोज। लेकिन यहां पर द डॉक्टर का मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी पता है। मतलब दा का मतलब होता है कौन सा। जैसे मैं कहूं ओपन द विंडो, अगर मैं कहूं ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, इट मींस विच विंडो इज टू बी ओपनड, जिससे आप कह रहे हैं उसे पता है कौन सी विंडो की बात कर रहे हैं। ओपन द विंडो, ओपन अ विंडो का मतलब देयर आर सो मेनी विंडोज, यू हैव टू ओपन वन ऑफ दोज विंडोज। उसमें से, मतलब अगर कहूं मैं ओपन द विंडो, ओपन अ विंडो नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ओपन द विंडो का मतलब वो क्लियर है किस विंडो की बात हो रही है, जिससे कहा जा रहा है वो भी पता है। तो दा का मतलब होता है विच वन यू नो, जिसे आप पहले से जानते हैं उसको कहते हैं दा। ठीक है। अब आई हैव बीन टू द डॉक्टर का मतलब होता है मैं डॉक्टर से मिलके आया हूं। किस डॉक्टर से? जो मेरा फैमिली डॉक्टर हो या जिसके बारे में पूर्व परिचित है, जिससे कह रहा हूं वो भी और मैं भी। आई हैव बीन टू अ डॉक्टर, इसका मतलब मैं एक डॉक्टर से मिलके आया हूं, कंसल्ट करके आया हूं, जिसको ना तो मैं जानता था और ना जिससे बात हो रही है। एक डॉक्टर मतलब कोई डॉक्टर। जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है उसका मतलब होता है कोई। का काम होता है निश्चित करना। तो अब आई हैव बीन टू डॉक्टर अगर कह देंगे ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, क्योंकि ना तो यहां पर एक आर्टिकल लगना तय है, ये अथवा एंड। हालांकि ये द स्पेशल केस है, दा क्यों लगा है वो तो मैंने बता दिया। दा भी लग सकता है, जैसे ऐसा थोड़ी है कि बॉय के पहले दा नहीं लग सकता। आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूं, उस लड़के के बारे में कोई नहीं जानता। आई नो द बॉय हु डिड एवरीथिंग, मैं उस लड़के को जानता हूं जो सब कुछ करता है। तो निश्चित और निश्चित की बात होगी तो वो अलग बात है। लेकिन अभी क्या है हमारे पास सेंटेंस ये है कि अब वन अथवा एनी के अर्थ में ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूं। आई नो, या आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ डॉग। तो उस डॉग के बारे में मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा है, आई हैव डॉग। तो कहीं ना कहीं गलत है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन लगेगा। डिपेंड्स ऑन एन कहां लगेगा अभी उस पर चर्चा कर। आई हैव अ डॉग, अब यहां पर क्या है, आई हैव अ डॉग। अब इसी डॉग को हम रिपीट कर दें, अ डॉग barks at night. Now this is also incorrect, क्योंकि यहां पर आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है और वो कुत्ता रात में भौंकता है। तो यहां पर अ डॉग नहीं होगा, फिर यहां पर क्योंकि ये डेफिनेट हो गया तब द डॉग सही हो जाएगा। द डॉग बार्क्स एट नाइट। तो डॉग जो है, आई हैव अ डॉग, यस आई हैव अ पर्स, द पर्स इज कॉस्टली, देन यू आर ऑल्सो करेक्ट। तो आपको ये पता चल गया कि दा और ए का प्रयोग कहां होता है। अब हमें देखना है सिर्फ वो ए और एन का प्रयोग कहां करता है, और डिफरेंस करते हैं ए और एन में करते हैं। अच्छा एक और बात बता दूं उसके पहले, वी नेवर पुट अ ऑब्लिक एन बिफोर अ प्लूरल नाउन and or before a plural noun or an uncountable noun। हम किसी प्लूरल नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे मान लो मैं कहूं प्रीतेश इज afraid of रैट्स, वह चूहों से डरता है। मतलब प्रीतेश चूहों से डरता है, भयभीत है। तो क्या हो जाएगा, कहीं कहीं रैट्स तो प्लूरल है ना, प्लूरल के पहले तो ए और एन लग नहीं सकता ना, वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां तो इसलिए गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीतेश
इज afraid ऑफ रैट्स। वैसे एक बात बता दूं, चूहों से डरने की बीमारी जो होती है, फियर फ्रॉम रैट्स, फोबिया फ्रॉम रैट्स जो होता है, फियर फ्रॉम रैट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, म्यूजोफोबिया आप कह सकते हैं। क्या कहते हैं? म्यूजोफोबिया। एक आप अपना शब्द को इंप्रूव करिए, म्यूजोफोबिया या इवन म्यूरोफोबिया इज आल्सो ओके। म्यूरो, MURO, क्योंकि म्यूरिन से बना है, तो बोथ आर करेक्ट। ईदर यू कैन से म्यूजोफोबिया और म्यूरोफोबिया, फियर फ्रॉम रैट्स। लड़कियां दरअसल कॉकरोच से डरती हैं, तो कैटसेरिडा फोबिया होता है। जो कॉकरोच से डरते हैं वो डरने की बीमारी तो मैं वकैब में पढ़ाता हूँ, कैटसेरिडा फोबिया होता है ना, कैटसेरिडा फोबिया होता है, वो अलग फोबिया होता है जो कॉकरोच से डर लगता है। और ऐसा माना जाता है कि टेक्निकली मतलब एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर बम अगर हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तब भी कॉकरोचेस जिंदा रहेंगे। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, तो दैट इज ओनली फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, अब प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगता। यहां देखिए प्लूरल नाउन के पहले ए और एन नहीं लग सकता, ठीक है। अनकाउंटेबल जैसे मैं कहूं आई नीड अ हेल्प, तो हेल्प कौन सा नॉर्मल, आई नीड अ हेल्प नहीं हो सकता ना, हेल्प तो अनकाउंटेबल है ना। आई नीड मतलब एक मदद, मददों थोड़ी करते हो, एक मदद, दो मदद, तीन मदद थोड़ी ना होती है। आई नीड हेल्प, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ए और एन। अब ये जो डिफरेंस है, मामला जो डिफरेंस है, देखिए पर कुछ भी लो आएगा वही, जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, जिसका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो आप कभी फंसेंगे नहीं, ठीक है। अफ्रेड ऑफ रैट नहीं होगा जी। रेट का मतलब क्या होगा, किसी एक ही चूहे से, दुनिया के सारे चूहों से नहीं डर है। बेवजह वाला जैसे क्या है, रुको, दरअसल अफ्रेड ऑफ अ रैट का मतलब एक पर्टिकुलर चूहे से डरता है जो उसके घर में है। और जैसे आप कहेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ अ कॉकरोच, आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस, फियर फ्रॉम रैट्स, ऐसा ना। फियर फ्रॉम डॉग्स होता है कि अ डॉग होता है, साइनोफोबिया। तो फियर फ्रॉम स्नेक्स होता है जी। ऐसे कुछ भी आप कर देंगे। खैर चलिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा ना, कहाँ आर्टिकल लगना है कहाँ नहीं लगना है छोटा चैप्टर, साल भर पढ़ते हैं लोग, MA कर लेते हैं, PG कर लेते हैं, इवन देख कई लोग तो थीसिस भी लिख लेते हैं, हाँ। और कभी कभी हम लोग खुद ही पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है ये इस किताब में ऐसा दिया है, इस किताब में ऐसा दिया है, टॉमसन मार्टिनेट ने ऐसा दिया है, ग्रीनबाम ने ऐसा दिया है, बेटर इंग्लिश ने ऐसा दिया है, माइकल स्वान ने ऐसा दिया, जो सबसे स्टैंडर्ड है। माइकल स्वान का कोई तोड़ ओड़ है नहीं, कोई पढ़ता उड़ता है नहीं, नेस्पेड वगैरह थोड़ा सा ऐसे हैं। मेरी नज़र में माइकल स्वान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। खैर अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये ज़्यादातर सारे एग्जांपल्स मैं आपको माइकल स्वान से ही दे रहा हूँ आपको, मतलब उसमें मैं कहीं से बना थोड़ी ना हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है, तो आपको जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हो कॉन्सेप्ट उसका, जैसे एग्जामिनर का एक बेंट ऑफ माइंड होता होगा ना, वो कहीं से हूबहू एग्जाम्पल लेता है, खुद नहीं बनाता है, ताकि कल कोई क्लेम करे तो ये वो प्रमाण दे सके कि ये चीजें लिखी गई है। जैसे खुद क्वाइन कर देगा तो उसका कोई प्रमाण नहीं रहेगा। तो जो पेपर सेटर होता, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा एक इतना सेंस रहता है कि वो ऐसे एग्जाम्पल देता होगा जो ऑलरेडी किसी न किसी बुक में, ऑथेंटिक बुक में अवेलेबल रहेंगे। ये रामलाल श्यामलाल टाइप की किताबों में नहीं, जो ऑथेंटिक किताब है उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो कोशिश वही रहती है। तो मैं आपको जो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ माइकल स्वान से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उसको पढ़ता हूँ। दरअसल आपको माइकल स्वान पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी वॉल्यूम फैटी बुक और बहुत ही वॉल्यूमिनस है, तो आप उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं माइकल स्वान से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल आसानी से दे रहा हूँ। और नॉट ओनली फ्रॉम माइकल स्वान, जो भी अलग अलग बुक्स के रेफरेंसेज हैं मैं वो देता हूँ, वो हम हर क्लास में देता हूँ। तो जो पढ़ने आए वही पढ़ लो यार, हाँ। तो मैं कोई मतलब क्लियर वाइंड थोड़ी हूँ, मैं जो कह दूंगा वही सही होगा। तो आप कट ऑफ, लेट्स वेट फॉर द टाइम, एक तो क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन ए और एन की बात करते हैं। अब समस्या ये है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए और एन लगाते हैं। अब एन कहां लगेगा, ए कहां लगेगा? तो इन जनरल जो हमें जानकारी है कि मतलब वॉवेल के पहले एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा देते हैं। ये नहीं करना है, वॉवेल नहीं,
किसी शब्द को पढ़ते समय वोवेल साउंड आए, और वोवेल साउंड जो है वोवेल साउंड्स आना चाहिए, और वोवेल साउंड की संख्या जो है 20 है। कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या जो है, कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या जो है, कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या 24 है। मतलब टोटल साउंड्स अंग्रेजी में कितने हैं? 44। एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया। हाउ मेनी, कितने डिप्थोंग है? 12, मतलब कितने डिप्थोंग है? तो मान लो डिप्थोंग की संख्या कितनी है? टोटल 12, 8 डिप्थोंग है। वो वोवेल साउंड 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड इतने हैं। और जबकि वोवेल्स की संख्या कितनी है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं। अब आपको करना क्या है? जिस शब्द को आप पढ़ रहे हैं, जिस शब्द के पहले ए और एन लगाना तो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले है। ये भी तो क्लियर है किसके पहले लगाना है। जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, ये निर्भर करता है कि उसको पढ़ते समय वोवेल साउंड आना चाहिए। तो वोवेल साउंड के लिए क्या लगेगा? एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आ लगेगा। और ट्रिक की बात करें तो कैसे करेंगे? ट्रिक क्या होगी इसकी? हिंदी में उस शब्द को पढ़ लो। हिंदी में आ से लेके आह तक जो होता है, आ से लेके आह तक जो होता है, अगर पढ़ते समय वो आ रहा है तब तो एन लगेगा, नहीं तो ये लगेगा। वेरी क्लियर। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे इस मतलब उसके उच्चारण पे ही निर्भर करता है। जैसे हम देखें, हमारे पास एग्जांपल है। मान लीजिए मैं कहूं, जैसे हिंदी में आ, ई, उ, ए, मतलब बड़ा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लेना, समझ लेना। उसके बाद अगर ये आएगा तब तो एन लगाएंगे, नहीं तो क्या कहते हैं? अन्यथा आ लगाएंगे। कहने का मतलब चाहे अंग्रेजी में वोवेल आए चाहे कॉन्सोनेंट आए, इससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहां पर सी इज अ ऑब्लिक एन यूनिवर्सिटी टीचर। अब यहां पर समस्या है कि अब यू वोवेल तो है, लेकिन हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो होता है वोवेल साउंड नहीं दे रहा है, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अगर वोवेल साउंड में केवल आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, ए आएगा। यहां यू आया है, या आया है, उ नहीं आया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही इज अ यूनिवर्सिटी टीचर या सी इज अ यूनिवर्सिटी टीचर। इन द सेम वे अगर मैं कहूं, मान लीजिए आई हैव अ ऑब्लिक एंड ईव। अब नाउ द क्वेश्चन इज, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? देखो इसको पढ़ते हैं ईव, ये ईव है। ईव एडम और ईव वाला, आदम और हवा वाला ईव है। ईव से बना एक वर्ड होता है ईव टीजिंग, लड़की छेड़ना। ठीक है, हाँ अपराध है, ये नहीं करना चाहिए ईव टीजिंग। और लड़का, अगर आजकल तो ये भी ट्रेंड चल गया ना, लड़का भी छेड़ा जाता है ना। हाँ, तो क्या होता है, जैसे ईव टीजिंग होता है, वर्ड बढ़ाते रहिए अपना, क्योंकि जो वर्ड ईव टीजिंग हो गया लड़की छेड़ना, और उसी तरीके से एडम टीजिंग होता है। एडम टीजिंग का हो जाएगा फिर लड़का छेड़ना। तो ये तो मीनिंग मैं बता रहा हूं, एडम टीजिंग। तो ये लड़की हो गई, लड़की छेड़ना, और ये लड़का छेड़ना। खैर ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये प्रसंग बस। ईव हो गया। अब इसको क्या पढ़ते हैं? और ईव का मतलब इवनिंग भी होता है, और ईव का क्या मतलब हो सकता है? इवनिंग भी होता है। और यहां पर इसको, ये ईव नहीं है, इसको पढ़ा क्या जाता है? यू। यू मतलब होता है रैम का फीमेल होता है। एक रैम होता ना, भेड़ होता ना, राम नहीं रैम, और ये फीमेल है। शीप होता ना, शीप, शीप में मेल ये होता है, फीमेल ये होता है। प्रोनाउंसिएशन ये होता है यू। तो क्या है? आई हैव अ यू ना, एन ईव नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव अ यू। मतलब जो ये सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसको इसको पढ़ने की बात अगर ऐसे पढ़ देंगे तब तो एन लग जाएगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यहां पूरा मैटर प्रोनाउंसिएशन पे करता है। अब जैसे एक और बात, जैसे मैं कहूं, मान लो मिस्टर सिंह is an MP from this constituency. इस निर्वाचन क्षेत्र से वो एक एमपी है। अब यहां आया तो एमपी आया तो एम है, लेकिन इसको पढ़ कैसे रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन एम पी, और साउंड क्या आ रहा है, ए। और आपने देखा होगा साउंड अगर आ का आ जाए, साउंड अगर ई का आ जाए, साउंड अगर ऊ का आ जाए, साउंड अगर ए का आ जाए, तब क्या हो जाएगा, तब एन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, मिस्टर सिंह इज एन एमपी। हालांकि ये पीरियड लगाने का भी फंडा आप नहीं है, वो आप मॉडर्न इंग्लिश में उसको अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी पीरियड मतलब डॉट, वही जो है स्टॉप जो लगा। तो आपने देखा कि ये जो है ए और एन का कॉन्सेप्ट जो है। अब जैसे मैं कहूं, मान लीजिए कभी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं रहता है, जैसे मैं वो साइलेंट वर्ड रहते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, जैसे नाम नहीं याद है, किरण is an heir to vast property. अब क्या है, किरण इज ए। अब एयर का मतलब होता है ए, हेयर नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल। तो किरण जैसे यहां पर है, किरण इज an heir to vast प्रॉपर्टी। दोबारा सेंटेंस लिखना पड़ा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या है, इसको पढ़ते क्या है, हेयर थोड़ी ना लिखा है, ये क्या पढ़ते हैं, एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। प्रोनाउंसिएशन क्या आया है, ए आया है, तो क्या हो जाएगा, एन एयर हो जाएगा ना, एयर तो होगा नहीं। ठीक है, नाउ आई थिंक यू आर वेरी क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, एन एयर होगा, उत्तराधिकारी, हेयर नहीं जी, एन एयर। एयर का मतलब उत्तराधिकारी। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, जब कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमें ये ना, जैसे आपके किसी एग्जाम में आया था, जैसे सविता लॉस्ट an FIR अगेंस्ट रोहन। तो माय डियर यहां पर क्या है, FIR जो है, ये तो एक कई FIR हो सकते हैं एक व्यक्ति के नाम पे। तो क्या हो गया, पढ़ते कैसे हैं, FIR, ये साउंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, एन इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये जो है, ये सारी चीजें अभी खुशी हो रही होगी, जिसका नाम किरण होगा वो कुछ ज्यादा ही खुशी होगी, कोई बात नहीं, ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, ऐसे जो नाम आता है रैंडमली वही ले लेता हूँ, कि जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट बी सैड। ठीक है, तो उनका नाम वो मतलब, तो जो क्या कहते, दे आल्सो सर्व हिम बेस्ट, तो दो जो स्टैंड एंड वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, दे आल्सो सर्व हिम बेस्ट, हाँ, वो स्टैंड एंड वेट। कौन सा फिगर आप स्पीच इस लाइन में बताने वाले को 100 रुपए की चॉकलेट, दे आल्सो सर्व हिम बेस्ट वो स्टैंड एंड वेट, इसमें कौन सा फिगर आप स्पीच है, दे आल्सो, मिल्टन वाली लाइन है सोनेट, दे आल्सो सर्व हिम बेस्ट, सर्व हिम बेस्ट, दे आल्सो सर्व हिम बेस्ट वो स्टैंड एंड वेट, वो स्टैंड एंड वेट। कौन सा फिगर आप स्पीच है बता दीजिएगा, 100 रुपए वाली चॉकलेट ले जाइएगा। ठीक है, चैलेंज वाली बात है।
वैसे बड़ा आसान है, उसमें चैलेंज की क्या बात है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है। अब ये बात हुई गई कि मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे अब ए और एन का प्रयोग करते कहाँ पर है, तो ये हम देख लेते हैं ए और एन का प्रयोग करते कहाँ पर है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो करते कहाँ कहाँ है। यूज, हम दा की बात नहीं की, यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। अब करते क्या है, वन अथवा एनी के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। हाँ, एनी के अर्थ में, वन या एनी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। एनी के अर्थ में अगर हम करें तो कैसे होंगे, जैसे मान लो एनी के अर्थ में क्या करेंगे, कोई के अर्थ में, एनी मतलब कोई, हाँ नहीं तो कहो वी डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। इसका मतलब हुआ उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, मतलब एक के अर्थ में। वैसे भी आप ये कॉन्सेप्ट तो जान रहे हैं, नेगेटिव में है तो इसलिए एनी के अर्थ में। और एक सेंटेंस एनी के अर्थ में या कोई के अर्थ में, एक के अर्थ में भी होता है, जैसे he gave me a book, उसने मुझे एक किताब। वन के अर्थ में, वन के अर्थ में भी होता है, यहां पर वन से गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। ठीक है, अब समस्या यह है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा है, आई रिपीट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग सरल है लेकिन भूल जाते हैं इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अब क्या कर सकते हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जैसे हम क्या तो कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव लग गया है तो ध्यान रहे उस एडजेक्टिव के पहले ए अथवा एन का प्रयोग होगा। मान लो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, तो इस एडजेक्टिव के पहले ए अथवा एन का प्रयोग होगा। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे मान लो मैं कहूं एग्जाम्पल, जैसे करण इज अ ऑब्लिक एन ऑनरेबल मैन। अब क्या है, यहां पर मैन तो नाउन है, मैन के पहले एक एडजेक्टिव आया है, उसके पहले ए और एन लगना है। ठीक है, तो यहां पर ऑनरेबल है, इसका प्रोनाउंसिएशन पे निर्भर करता है, ऑनरेबल, ऑनरेबल है, तो ऑनरेबल के लिए क्या हो जाएगा ये, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सही होगा, करण इज एन ऑनरेबल मैन। कभी कभी ऐसी स्थिति में वो ओमिट करके दे सकता है, जैसे मैं कहूं, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं कहूं, बीइंग miserly man, he is not respected by anyone. अब नाउ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट माय डियर, सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है ये तो क्लियर हो गया। अब गलत है क्यों है, क्योंकि यहां मैन आया है, तो मैन तो सिंगुलर है और सिंगुलर के पहले ए और एन लगता है, लेकिन उसके पहले एक एडजेक्टिव आ गया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, माइजर नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, जिसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। माइजरली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंजूस। माइजरली का मतलब सिर्फ कंजूस होता है, जबकि माइजर का मतलब कंजूस मैन होता है, मतलब कंजूस व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहां पर बीइंग माइजरली मैन, आपके एग्जाम में दो तरीके से सवाल आ सकते हैं, क्योंकि करेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे लिखा रहे ही इज अ माइजरली, देन टू इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव है और किसी भी सिंगल मतलब लोन एडजेक्टिव कैन नॉट टेक ए ऑब्लिक एन, मतलब लोन एडजेक्टिव कैन नॉट टेक इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये गलत हो जाएगा। इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम कहें ही इज अ माइजर, या तो यहां से सही हो जाएगा, या तो करना पड़ेगा ही इज
अ माइजरली मैन, ही इज अ माइजरली मैन, ओनली देन इट विल बी करेक्ट, तभी ये सही होगा। ही इज अ माइजर, जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा, या तो ब्यूटीफुल के बाद गर्ल लगाइए या तो सिंपली सी इज ब्यूटीफुल। कोई भी एडजेक्टिव सिंगल मतलब लोन एडजेक्टिव जो होगा विदाउट एडजेक्टिव विदाउट नाउन, लोन एडजेक्टिव का मतलब होता है लोन एडजेक्टिव मींस एडजेक्टिव विदाउट नाउन, बिना नाउन के जब कोई एडजेक्टिव है तो उसके पहले ए और एन नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूं यू आर अ लेबोरियस, गलत हो जाएगा। यू आर अ हैंडसम, गलत हो, यू आर हैंडसम। या सी इज अ ब्यूटीफुल नहीं होगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी, या जो भी हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। नहीं, एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है जी, वो आपको ऐसा लगता होगा, वो माइजरली एडजेक्टिव है, बस इतना जानना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीइंग अ माइजरली मैन, करेक्ट क्या होगा, बीइंग अ माइजरली मैन। एंड द सेम वे अगर आपको कहूं कोई अकेला एडजेक्टिव जो होता है लोन एडजेक्टिव, जैसे मान लो लोन एडजेक्टिव का मतलब, लोन एडजेक्टिव इसका मतलब होता है एडजेक्टिव विदाउट नाउन, एडजेक्टिव विदाउट नाउन। डोंट टेक एनी डोंट टेक ऑब्लिक एंड। कैसे, एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं कहूं रितेश इज एन एसीडुअस, तो ये गलत हो गया। एसीडुअस हार्ड वर्किंग, व्हाट यू से, डिलीजेंट, डिलीजेंट जो होता है परिश्रमी, तो कहने का मतलब यहां पर नहीं होना चाहिए, या तो कहना पड़े रितेश इज अ, ये तो एन लगता है यहाँ पर, एन तो आ लगता ही नहीं, मान लो रितेश इज एन एसीडुअस स्टूडेंट, अब तो सही हो जाएगा, या लेबोरियस स्टूडेंट। या आपको सही करना हो तो आप कहेंगे रितेश इज एसीडुअस, मतलब हार्ड वर्किंग, अब वही सही हो जाएगा। कहने का मतलब लोन एडजेक्टिव जो होगा कभी क्या कहते हैं अपने पहले आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा ऐसा कई केसेस हो जाते हैं कि लोग लगा देते हैं, तो ये पर नहीं लगाना है, आपको जान लेना। जैसे मैं कहूँ अगर मान लो कोई एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इसके पहले कोई एडवर्ब भी हो, ना? तब उसके बाद नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बस इतना ही मान लो। अब एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन लगता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब जैसे मान एग्जांपल है शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गलत क्यों है, नाउन तो गर्ल आया है ना, नाउन तो गर्ल आया है, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, गर्ल के लिए एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लगा है, एडवर्ब ए लगा है, लेकिन आर्टिकल मिसिंग है, तो आर्टिकल क्या रहेगा, यहां रहेगा, तब सही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है जी, एकदम आसान है। अब समस्या क्या है, जब एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, आई रिपीट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो क्या करते हैं साहब, एक व्यक्ति से एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो केवल पहले नाउन या एडजेक्टिव के पहले ए और एन लगेगा, सबके पहले नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आई एम अ सिंगर एंड अ डांसर, सेंटेंस इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि आई से क्लियर हो गया कि व्यक्ति एक ही है, तो आई से क्लियर हो गया कि व्यक्ति एक ही है, आई एम अ सिंगर एंड डांसर। जब एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक नाउन
ये एडजेक्टिव का प्रयोग, यहाँ सिंगर नाउन है, डांसर भी नाउन है। जब एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो, और वो एंड से जुड़ा हो, प्रश्न ये भी है, प्रश्न ये भी है कि वो एंड से जुड़ा हो, कंजंक्शन एंड से जुड़ा हो, तब केवल एक के पहले लगेगा। कैसे? आई एम अ सिंगर एंड डांसर। लेकिन अगर इसको हम नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दें तब सही हो जाएगा। जैसे आई एम नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो अ डांसर। ना केवल बल्कि से जोड़ेंगे तब दोनों के पहले लगाएंगे, एंड से जुड़ा रहेगा तब नहीं लगाएंगे। ये जैसे ये तब मुझे पता चला जब किसी बच्चे ने मुझसे, आई वॉज टीचिंग इन क्लास एंड the boy who asked the question was from 12th class when I was teaching long ago, I think 2013। तो उसने कहा सर ऐसा हो, तो उसने कहीं पढ़ा रहा होगा, तो अगर वो नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है तो दोनों के पहले लगेगा, एंड से जुड़ा है तो नहीं लगेगा। आपको एक और बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर मान लीजिए ऐसे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो तब क्या करेंगे? जैसे मान लो नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट, novelist and poet have different writing style। बात सही है, कभी कभी होता है नॉवलिस्ट होता है राइटिंग स्टाइल। हाँ, कुछ लोग दोनों बनने के चक्कर में एक भी नहीं बन पाते, ये अलग बात है, अपनी अपनी चॉइस है, चॉइस इज वेरी पर्सनल थिंग ना। दरअसल आप इट्स ऑलवेज वेरी डाइसी टू सजेस्ट दोज हु आर वेरी नियर टू यू। उनको सच बता दोगे तो दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। तो सच बोलना गुनाह है, हाँ, तुम सच कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो ये तो जो अच्छा नॉवलिस्ट होगा वो अच्छा पोएट नहीं हो सकता, जो पोएट होगा अच्छा नॉवलिस्ट नहीं हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, यही एक सच है, बाकी उस सच से कोई आप परे हो सकते हैं। तो अ गुड नॉवलिस्ट कैन नॉट बी अ गुड पोएट। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, फिलिप लार्किन अच्छे नॉवलिस्ट थे, नहीं, ही वॉज नॉट अ गुड नॉवलिस्ट, वो पोएट अच्छे थे ना। तो वैसे भी अब यहाँ पर क्या है, नॉवलिस्ट की स्टाइल अलग होती है, पोएट की स्टाइल अलग होती है। अब ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो अलग अलग बातों की बात हो रही है, एक नॉवलिस्ट है और एक पोएट है, दोनों की स्टाइल ही अलग अलग है। बात सही है, तो इससे क्लियर है कि हमें क्या करना पड़ेगा। अ नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट हैव डिफरेंट राइटिंग स्टाइल। हालांकि क्रिएटिव माइंड दोनों के लिए जरूरी है। अब विलियम फॉकनर अच्छे पोएट नहीं रहे, वो अच्छे नॉवलिस्ट रहे। तो अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, ठीक है। और अब कुछ और बातें हैं, बता दूं, जो ये कुछ आपको रटना पड़ेगा, वर्ड बता देना। सच, क्वाइट, so, how, rather, to, such, quite, so, how, rather, to, etc. के बाद आने वाले नाउन के पहले, के बाद आने वाले ध्यान से सिंगुलर नाउन के पहले ये एन लगता है, आने वाले, ये एक और शब्द बढ़ा दीजिए, आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल आप लिख दीजिए, सिंगुलर नाउन के पहले ये अथवा एन का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? सच, क्वाइट, सो, हाउ, रादर, टू के बीच। जैसे अगर मान लो लिखे, मैं हम एग्जांपल दें, जैसे such thing has never happened। ऐसी चीज कभी घटित नहीं। तो गलत क्यों है? सच के बाद आने वाले नाउन के पहले, ध्यान रहे जब वो सिंगुलर हो, या तो इसको प्लूरल, सच थिंग्स हैव नेवर हैपेंड, तब हैव हो जाता, तब दो चीजें गलतियां होती, यहाँ भी गलती होती, यहाँ भी। जब भी करेक्शन की बात आएगी तो एक ही जगह गलती रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? सच अ थिंग has never happened। ठीक है। इन द सेम वे अगर आप कहें, जैसे मैं कहूं, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल,
जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं, जैसे इट वाज क्वाइट नाइस डे, देन इट इज नॉट ओके, क्योंकि सच हाउ सो जो है सच क्वाइट सो हाउ रादर टू के बाद आने वाले नाउन के पहले इट वाज क्वाइट क्या हो जाएगा? इट वाज क्वाइट, इट वाज क्वाइट क्या हो जाएगा? ये नाउन के पहले क्या लगा, क्योंकि उसके पहले एडजेक्टिव लगा है। इट वाज क्वाइट अ नाइस डे, क्या हो जाएगा? इट वाज क्वाइट अ नाइस डे, ठीक है, उस नाउन के पहले लगता है। तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं वो देता हूँ, अभी और कोई भी बहुत सारे प्लेयर हैं, तो मान लो किसी प्लेयर का नाम ले लो। अभी टीम क्रिकेट तो मैं देखता नहीं, टू बी वेरी, आई एम नो मोर टू विलियंस, आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग क्रिकेट सिंस गांगुली वाज सैक्ड आउट फ्रॉम हिज टीम। तो आप किसी के फैन ना हुआ करिए, बड़ा दर्द होता है। और ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ सौरव गांगुली। तो उसके बाद वो क्रिकेट जाने के बाद फिर मैंने कभी क्रिकेट नहीं देखा, उस मन से नहीं देखा। कहीं लगा है कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी कॉफ़ी पी देख लूँ वाला, लेकिन इसलिए नहीं कि मैच देखना है। वो वो फिर आया नहीं, इधर से बात आई नहीं। हाँ हाँ, वो तगड़ा वाला इश्क एक ही बार होगा ना आपसे, बार बार थोड़ी ना होता है। तो सौरव गांगुली से हो गया था मुझे। ये अलग बात है कि वो नगमा के पास गए, वो अलग बात है, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो सर जैसे मान लीजिए पीवीएस लक्ष्मण, पीवीएस लक्ष्मण टेस्ट अच्छे प्लेयर रहे, वनडे के अच्छे प्लेयर इनको आप नहीं कह सकते। पीवीएस लक्ष्मण वॉज टू लेथार्जिक, लेथार्जिक, लेथार्जिक क्रिकेटर। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। सच क्वाइट सो हाउ रादर टू के बाद आने वाले नाउन के पहले टू लेथार्जिक अ क्रिकेटर क्या होगा? टू लेथार्जिक अ क्रिकेटर, तो क्या हो जाएगा? टू लेथार्जिक अ क्रिकेटर। बीवीएस लक्ष्मण, बीवीएस लक्ष्मण was टू लेथार्जिक अ क्रिकेटर, ठीक है। इस तरीके से भी हमें क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? मान लीजिए और ऐसे हो गया, मान लो जैसे एक नॉवेल का मैं देता हूं आपको उदाहरण, जो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं मेरे बताने के बावजूद, तो डेफिनेटली यू आर कमिटिंग सिन। हाँ, मेकिंग नॉट, यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक, रादर यू आर कमिटिंग सिन। तो जैसे मैं कहूं जोनाथन लिविंगस्टन, जोनाथन लिविंगस्टन ईगल, ये नॉवेल का नाम है। नॉवेल क्या नॉवेला है? ईगल इज सो इंटरेस्टिंग नॉवेल। क्या है? सच क्वाइट सो हाउ रादर के बाद सो इंटरेस्टिंग अ नॉवेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जोनाथन